अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुज़ैफ़ा रफ़ी आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं आज बायोलॉजी हर रोज़ ही डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है तकरीबन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे कि ऐसे कौन से जानदार होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल मौजूद होते हैं और वो आपस में उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर जिसे कहते हैं, काम की तकसीम मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ मल्टी सेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, ऐसे जानदार। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अनफाल, जवेरिया, महनूर, मरवा, अलीज़ा, आयशा, जवेरिया का फिर वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फीवर है। इसका मतलब ये नहीं है जो आप लोग सोचना शुरू कर दिया। सफ़ा वालेकुम अस्सलाम, इब्राहिम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सलाम कर करके गायब होते जा रहे हैं। तो लेकिन ये मतलब वैसे ही थोड़ा सा है, सीजनल, कुछ बेआरामी है। प्रॉपर रेस्ट ना किया जाए जब, तो हमारी बॉडी जो है ना, सबसे पहले आपको बताया जाए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, तब तक कुछ स्टूडेंट भी पूरे हो जाएंगे। अली वालेकुम अस्सलाम, अलीशा वालेकुम अस्सलाम, सैयदा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका थोड़ा सा लंबा था तो उस हवाले से। ठीक है, अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सबसे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, आपकी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है, एनी एबनॉर्मेलिटी इनसाइड योर बॉडी, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो चीज़ है ना, वो फीवर है। या गला ख़राब होगा या फीवर होगा, ज़्यादातर फीवर होता है। राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर राइज होने का मतलब ये होता है, बॉडी आपको बता रही है देयर इज समथिंग गोइंग एबनॉर्मल इनसाइड द बॉडी, प्लीज़ एडजस्ट दिस प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली। कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया। अब उसको आप एडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल, हमारे ज़्यादातर इश्यूज़, तकरीबन मोस्टली सारे के सारे ही, वो डाइट से शुरू होते हैं। हमने खाना कोई उल्टा सीधा खा लिया, कोई ऐसी डाइट हमने खा ली है जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं थी, उससे जो है वो आपको कुछ ना कुछ इशू हो जाएगा। ठीक है, स्लाइटली फीवर। तो इसलिए इन एनी केस, बहुत सारे केसेस के अंदर फीवर ही आपकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होती है। और फीवर के बाद फिर आपने आगे सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड चेकअप वगैरह होता है डिफरेंट। ठीक है, आगे फिर उससे आगे फिर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, तकरीबन 800 के करीब टोटल टेस्ट हैं ब्लड के ही, सिर्फ ब्लड के। ठीक है, तो तमाम के तमाम टेस्ट जो है वो अलग अलग से डिफरेंट चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर सिंपल फीवर है आपको और कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, तो कोई मसला नहीं है। आपको मैं तो ये भी कहूँगा कि बहुत जल्दी आपको मेडिसिन भी नहीं खानी चाहिए। इस तरह पता क्या होता है? हाँ जी, सैयदा के बाद महनूर, आज मल्टी। जी बेटा, हम साथ एक्सरसाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। पेज नंबर 12, 30। मैथ्स का लेक्चर आई थिंक 6:30 बजे होगा। अभी एक ही लेक्चर है तो इसके अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। मैंने क्यों अपॉइंटमेंट लेनी थी डॉक्टर से, मुझे बताएं ज़रा। कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल दे स्टडी टुडे? बेटा, आज हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ एनिमल्स एंड इन केस ऑफ प्लांट्स। जवेरिया, आई एम फाइन। ठीक है, तमाम बच्चों को उनके अकॉर्डिंग। जब बहुत ज़्यादा रश लग जाता है तो फिर सबको ही वालेकुम अस्सलाम हो जाता है, अगर कम है तो फिर अकॉर्डिंगली। ठीक है, ले जी। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ ये चीज़ें जो है ना, हमारे अनसा वालेकुम अस्सलाम, अनस, आई थिंक अनस वालेकुम अस्सलाम, डोंट माइंड। थोड़ा सा ना मेरी विजन जो है थोड़ी वीक है, ग्लासेस मैंने शुरू में बस वो लाने ले जाने का नहीं होता। 0.75 की आई साइट थोड़ी सी वीक है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, विच इज़ रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम बेटे अनस, वालेकुम अस्सलाम। उसमें यह है कि आपको ज़रा सा हेडेक हो या कुछ भी हो, हल्का फुल्का फीवर हो गया या कुछ होगा, आपको फ़ौरन से मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। बेटा, पेज नंबर 12 है और 13 है। ठीक है, ये दो है। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा सा टच कर लेंगे हम। तो सर, यू मे आस्क डॉक्टर दैट वाई दिस फीवर। बेटा इब्राहिम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आई नो अबाउट मी। अल्लाह ताला सबको बचाए, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन उस पर यकीन रखना चाहिए, उसकी ज़ात के सिवा कोई नहीं बचा सकता। ठीक है,
बेटा पेज नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सफ़ा सारे बच्चे देख लिया करें ना, इनबॉक्स में बच्चों ने मैसेज कर दिया। पेज नंबर 12 है हमारे पास, मल्टी सेल मस्टर्ड प्लांट, और इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो बात करने का मकसद ये था कि कोई भी हल्की फुल्की डिजीज़ हो तो आपको फ़ौरन से मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, आपको चंद दिन वेट करना चाहिए। वो इसलिए, उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी बॉडी को टाइम दें। फसी वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी बॉडी को टाइम दें कि वो इम्प्रूव कर सके। हमारी बॉडी का ना एक सिस्टम है खुद ब खुद इम्प्रूव करना। मतलब आपके कहीं चोट लग जाए, लगती रहती है, आपके भी समटाइम कहीं ना कहीं लगी होगी, वो खुद ब खुद हीलिंग ऑफ वाउंड, जख्म का बनना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। और मतलब हल्की फुल्की अगर चोट लगी, बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसकी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। आतिफ, आज टेस्ट तो नहीं है आई थिंक। आज टेस्ट किस सब्जेक्ट का है? मैथ का। जी बच्चे, मैथ का आज टेस्ट होगा। तो मैथ का आप टेस्ट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वही प्रिपेयर करेंगे और वो आप देंगे। अभी तो हम बाकी क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन और जनरल चीज़ें चल रही थी, वहीं से बात दोबारा शुरू करते हैं। आपने अपनी बॉडी को टाइम देना है कि आपकी बॉडी जो है वो इम्प्रूव कर सके खुद ब खुद। इन केस अगर आप स्लाइटली कुछ भी हो, फ़ौरन से मेडिसिन ले लें। वो मेडिसिन की हेल्प से आप इम्प्रूव तो कर जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है ना, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, वो डेवलपमेंट नहीं कर सके, क्योंकि आपने उसको असिस्टेंस दे दी। एक बच्चा है ना छोटा, वो गिर गया, आपने फ़ौरन उसे पकड़ के उठा दिया। अरे भाई नहीं, उसे पहले ट्राई करना है कि वो खुद खड़ा हो। अगर वो नहीं खड़ा हो सकता फिर उसे असिस्ट करें। मतलब उसकी लिमिट को जांचें, आपके कहाँ तक इसकी लिमिट है, कहाँ तक ये खुद वर्क कर सकता है। इस तरह से इंप्रूवमेंट, अगर आप उसको फ़ौरन से उठा लेंगे तो वो इंप्रूव नहीं होगा, वो कभी खड़ा होना नहीं सीखेगा, वो चलना नहीं सीखेगा, वो एज सच ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपने जो है अपनी बॉडी को टाइम देना है कि वो इम्प्रूव कर सके। किसी भी डिजीज़ के केस में स्लाइटली जो छोटी डिजीज़ है, अगर कोई सीवियर है तो उसकी फ़ौरन से आपको ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द आपका जो भी डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसके अकॉर्डिंग उसकी बात। ठीक है नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। देखें ये जो है ना, मैं इस पे बात फिर लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये एक अल्लाह ताला ने जो है ना अपने बंदों को थोड़ा सा इशारा दिया है कि वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। आप देखें बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी, कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान भी इसमें खामोश बैठा हुआ है, बाकी सऊदी अरब और बड़ी मादरत के साथ तमाम मुस्लिम मालिक उस पर खामोश बैठे हुए हैं। फ़लस्तीन के अंदर किबला अव्वल के ऊपर, वहाँ पर जो है वो यहूदियों का कब्ज़ा है और तमाम वहाँ पर लोग जो है वो बड़े फ़लस्तीनी जो हैं उनको शहीद किया जाता है, कोई नहीं बोलता उसके ऊपर। तो ये एक अल्लाह का अज़ाब है। जुल्म फिर जुल्म है, अगर हद से बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। तो ये अल्लाह का एक, अल्लाह से हमें तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ है कि हमने तो नहीं किया, लेकिन हमने आवाज़ भी बुलंद नहीं की। जितना हमारा हक था, जितना हमें करना चाहिए था, उतना भी हमने नहीं किया। तो इसलिए फिर जब अल्लाह का कुरान की एक आयत है, उसका कुछ मफ़हूम में देख रहा था कि जब अल्लाह का अज़ाब आता है फिर हर ख़ास व आम तमाम को लपेट में ले लेता है, उसमें फिर कोई वो डिस्टिंग्विश नहीं होती कि इन्होंने ये किया था या इन्होंने ये किया था। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। ठीक है, अपनी गुनाहों की, अपनी तमाम अहलो अयाल की, तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर की, भलाई की दुआएं करें, तमाम इंसानियत की। ठीक है, तो एक बात और है, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर खाना काबा में तवाफ़ रुक गया है तो ये बहुत, तो इस तरह का कोई मतलब है कि रुक जाता है। बहुत दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ है, मतलब हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो तवाफ़ को रोकना पड़ा है, कोई वबाई मर्ज़ की वजह से या कुछ और कंडीशंस के अंदर। देखें एक इंसान की भी हदीस में आता है ना कि इंसान जो है उसकी इज़्ज़त, आबरू और उसकी जान जो है वो तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो उसकी खातिर हम ये कर रहे हैं, तो इसलिए आपको किसी को लानत मलामत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल अपने आप को सेव रखें, अपने रिलेशन को लिमिटेड करें, घर में रहें। ये नहीं करें कि छुट्टियां हो गई हैं और अब हम जनाब एंजॉय करने निकल पड़े, इधर जाएं उधर जाएं उधर जाएं। नो, ऐसा नहीं करें। तो इस तरह फिर स्प्रेड ऑफ डिजीज़ हो सकता है ज़्यादा। ठीक है, अदरवाइज़ इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन पे कोरोना ने अटैक किया हो, लेकिन उनको फील ही नहीं हुआ, उनके इम्यून सिस्टम ने उसे किल कर दिया। पॉसिबल इज़ दैट, इस तरह के केस भी हैं। तो इसलिए अल्लाह के काम हैं, जब तक जिसका वक्त मुअय्यन है, वो गालिब का एक शेर है ना, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ठीक है, कि मौत का तो एक दिन है, पक्का है, कंफर्म है, किस तरह किस चीज़ से मरना है वो लिखा जा चुका है।
लेकिन वो अल्लाह की ज़ात को पता है, हमें वो नहीं पता। तो इसलिए वो जो है उस ज़ात को पता है, हम उसकी इबादत करें। आगे उसका मामला है, उसने जाना तो हर एक ने है, जल्दी या देर से, जवान ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सब ने उसकी तरफ ही जाना है। तो इसलिए मतलब बिलीव करना चाहिए उसकी ज़ात पे कि अल्लाह की ज़ात अगर हमें मोहलत देना चाहती है तो हमें मोहलत दे, अगर नहीं देना चाहती तो अल्लाह की मर्ज़ी, हम कुछ कर नहीं सकते। दुआ कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं, मतलब बायो भी साथ साथ, साइंस को भी साथ साथ हमने फॉलो करना है। ले जी, हम बात करते हैं थोड़ी सी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के लिए वही मैसेज कि तमाम बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि अपने रिलेटिव्स जो हैं, अपने दोस्त जो हैं, अपने करीबी हैं, उन्हें बताएं ताकि वो इस सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकें, पढ़ सकें, टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, ये बच्चे जो हैं ज़रा पहले जनरेशन, हमारी जनरेशन की निस्बत अभी बहुत इम्प्रूव हैं कि इनको पता होता है कि हमने पढ़ना है, ये हमारा फ्यूचर है। हमें नहीं पता होता था इतना, बस डंडे के ज़ोर पे हम चल रहे थे। तो अब वो टाइम नहीं है, बच्चों को खुद पता है, बच्चे खुद से पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ तक की मैसेज पहुँचाएँ जहाँ तक इस मैसेज को नहीं पहुँचाया जा सका। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट उतनी की उतनी ही है जितनी सी पहले मौजूद थी। ठीक है, तो लें जी बच्चे, हम बात करते हैं मस्टर्ड प्लांट की। पहले मल्टी सेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसमें जी? इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट्स भी इन केस ऑफ मॉसेस एंड फर्न्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते। तो हम बात कर रहे हैं बड़े प्लांट्स के जो मैक्रोस्कोपिक हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि एक होता है माइक्रो, यहाँ पे आई नहीं है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है छोटी चीज़ को देखना, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़ी चीज़ विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे जी मस्टर्ड प्लांट की। ठीक है जी, ये जी हमारे पास ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। यहाँ पे आप इसके रूट्स बना लें और यहाँ पे आप इसका स्टेम बना लें, शूट बना लें। ठीक है, साथ में आप इसकी जो है वो इस तरह से रूट थोड़ी सी डेवलप कर लें। ये मतलब आपको इन केस ऑफ प्रैक्टिकल इसकी डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब इन केस ऑफ प्रैक्टिकल शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ पे आपको ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से करके इसे डेवलप करना है, बनाना है। ठीक है जी, ले जी, अब इसके साथ आपने कुछ ब्रांचेस बना देनी है, जिसके साथ आपने जो है वो कुछ लीव्स बना देने हैं। ठीक है, जो कि ब्रासिका के होंगे। ठीक है, इधर से भी इस तरह। ठीक है, ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, उससे आपका जो है वो परफेक्टली काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके दो पार्ट्स हैं अगर आप कंसीडर करें तो, एक में फिर आपके पास इसका फ्लावरिंग पार्ट है, वो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसका फ्लावरिंग पार्ट होता है जहाँ पे इसके फूल लगने हैं, और दूसरा इसका जो है वो इसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। दूसरा बाकी जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते, जिसमें रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन प्लांट के केस में क्या है जी, सीड का बनना। सीड जब बनता है तो वो क्या होता है जी, उसे हम कहते हैं दिस इज रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोडक्शन हो रही। ठीक है, तो सीड के बनने का अमल जो है प्लांट के अंदर वो फर्टिलाइजेशन, और उसमें फिर एंथर, फिलामेंट्स वगैरह सारे मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स। ये जस्ट मैं बना रहा हूँ, आपने ये डायग्राम नहीं बनानी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। एंथर फिलामेंट होता है। अच्छा, अब इन केस ऑफ मस्टर्ड प्लांट देयर इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट, उसे हम कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। थर्ड चैप्टर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक नेम जो है वो किस तरह से हम लिखते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस होती है, किस तरह बनाए जाते हैं। ये बेसिकली दो वर्ड से हम बनाते हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, एलियम सीपा इन केस ऑफ अनियन, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग होमो सैपियंस। ठीक है, इन केस ऑफ फ्रॉग राना टेग्रीना। ये राना वो कॉस्ट वाला नहीं है, ये और है। अच्छा जी, तो ये मतलब एक जीनस का नेम होता है, एक स्पीशीज़ का नेम होता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ठीक है, साइंटिफिक नेम इसलिए रखे जाते हैं कि ये नेम जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हम एक साइंटिस्ट पाकिस्तान के बात कर रहे हैं जी ब्लैक बर्ड की, हम इसे मुराद ले रहे हैं जी दिस इज़ द क्रो, ये कौवा है। एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, उसको हम करैक्टरिस्टिक बता रहे हैं ब्लैक बर्ड के, क्रो के बता रहे हैं, वो समझ रहा है ये कोयल के हैं,
वो भी ब्लैक बर्ड होता है। ब्लैक बर्ड इसके अलावा भी और होते हैं। तो यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, मसला बन गया, कॉमन नेम नहीं चल सकते, हमने उसका साइंटिफिक नेम रखना होता है। तो साइंटिफिक नेम जो है वो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी सिग्निफिकेंस होती है, इंपॉर्टेंस होती है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड all scientists can use this scientific name according to for instruction, for sharing of information, for any other purpose। scientifically जब हम उसे डील करते हैं तो हम उसे scientific name से ही पुकारते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मस्टर्ड प्लांट साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने देखनी है, दोबारा देखिएगा, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ठीक है। तो इस शो इन विंटर, सर्दियों में मतलब होता है, ये आप इसे कहते हैं सरसों का पौधा, इसी से साग बनाया जाता है जो हम खाते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने भी ऑब्वियसली खाया होगा, हम भी खाते हैं। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, वो चैट ऑन करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं एंड इट प्रोड्यूस सीड एंड द एंड ऑफ द विंटर, सर्दियों के आखिर में इसके सीड बनते हैं, उन सीड्स को हम कहते हैं, ये सरसों के बीज हैं, उनसे फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल निकाला जाता है ऐसे। सर 1 और 2 ईयर की क्लास स्टार्ट हो गई हैं। जी बेटा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लासेस स्टार्ट हैं, आप उसके लिए हमारे टीचर असिस्टेंट से रब्ता कर लें। ठीक है। अक्सा आपका मैसेज, आतिफ प्लीज़ मैम से क्वेश्चन कर लो। ठीक है। इब्राहिम, क्या ये क्लास, बेटा ये क्लास ऑल ओवर द ईयर जो है ना वो चलती रहेगी। ठीक है। तो ये क्लास ऑल ओवर द ईयर चलती रहेगी, और इसमें आपका कंप्लीट टेस्ट सेशन भी होगा। सैयदा, आपका पहला लेक्चर है, यू कैन एंजॉय दिस लेक्चर। अभी चैट अभी ऑन हुई है, थोड़ा सा इसे मैं देख रहा था अभी। ठीक है। आपका ये पहला लेक्चर है तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम ऑन campus.pk, आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे, बट हाँ आपका टेस्ट होगा और अकॉर्डिंगली आपने उसमें परफॉर्म करना है। और यहाँ पे मैं नेम भी मेंशन करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट से मेरा काफ़ी इंटरेक्शन बाय नेम भी हो गया है, पता चल गया कि कौन सा पहले आया है, कौन सा बाद में आया है। ठीक है। और इस तरह से आपके टेस्ट के मार्क्स भी मैं देखूँगा कि क्या आप लोग कर रहे हैं, कि हम जो पढ़ा रहे हैं वाकई वो आपको आता है। MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, थोड़ा सा आपको चेकआउट करने के लिए। फिर एक ग्रैंड टेस्ट भी हम लेंगे, उसमें MCQ भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। तो आपको मैं सारा साथ साथ मार्क करवा रहा हूँ, तो इसलिए आपने इसको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर रखना है हर तरह से। ठीक है जी। तो कब होगा बेटा, ग्रैंड टेस्ट का शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, जो दूसरा टेस्ट है वो आपको वो भी बता दिया जाएगा, टीचर जो है ना असिस्टेंट, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे मिस सबा। ठीक है। रिलेटेड टू टॉपिक, जी बेटा हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, बट कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिस तरह टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो भी साथ साथ उनका आंसर भी करना होता है। तो ये हमारे पास है मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट्स, इसमें ये आपको नज़र आता है, पौधा सर्दियों में होता है, नज़र आता है, मतलब जो नज़र आता है वो मैक्रोस्कोपिक हुआ, जो नज़र नहीं आते नेक्ड आई से, सिंपल आई से, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। हाँ जी शहरोज सर, आई एम न्यू, वेलकम टू द campus.pk। अब तो रिलेटेड है, ठीक है, इट्स ओके बेटा। आपस में आप लोग अपने कमेंट्स और वो चीज़ें ना कम कर दें, जो क्वेश्चन है वो कोशिश किया करें मुझसे करें, मैं ये देख रहा होता हूँ आपके कमेंट्स और चीज़ें, सम टाइम ही वेस्ट होता है, तो उसमें अगर आपके इरेलीवेंट हों। ले जी, प्लांट बॉडी इज़ यूज एज अ वेजिटेबल एंड इट्स वेजिटेबल, मैंने आपको बताया साग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए, डेली लाइफ के अंदर आप देखते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, सीड आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्शन निकालना, ऑयल निकालने। जो सरसों का तेल होता है वो मस्टर्ड प्लांट के सीड में से निकलता है, छोटे छोटे बारीक बारीक दाने होते हैं, ब्लैक कलर के या डार्क ब्राउन कलर के। ठीक है। दीज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप ऑफ द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। रूट, स्टेम और लीव जो क्या वेजिटेटिव हैं, ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। दूसरा हमारे पास क्या जी, फ्लावर हैं, तो इसके फ्लावर हैं, फूल हैं, जो बेसिकली दीज आर पहले प्लांट ग्रो करता है, फिर उस पर पत्ते निकलते हैं, स्टेम बनता है, फिर उसके ऊपर जो है वो फूल बनते हैं। फूल बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके बाद जो है उसमें जो है वो सीड बनना शुरू हो जाते हैं, उस फूल के अंदर फूल के पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है। सफ़ा मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म विच कैन कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ सेल, ये ऊपर लिखवाई हुई है इन मल्टी, पेज नंबर 12 के ऊपर, मस्टर्ड प्लांट से ऊपर देखे, कल मार्क करवाए थे, दोबारा बता रहा हूँ।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर द फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ, फेमिलियर कहते हैं मशहूर तरीन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। असल पता बात क्या है, आपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना होता है। डेफिनेशन तो और भी बहुत सारी बन सकती हैं, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट लिखी होती हैं। जी इंशाल्लाह जी सईदा देखते हैं कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर का जो टेस्ट है वो किस तरह का देते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग को आपने रीड करना है, एक्सपेरिमेंट को भी आपने रीड करना है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बुक एक्सरसाइज है, उसके एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ आपको बताते भी हैं। और साथ साथ आपको कल इंशाल्लाह हम इसे शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट कर लेंगे। ले जी तो ये हमारे पास इसके दो मतलब एक सेक्सुअल हैं और एक ए सेक्सुअल्स हैं। जो ए सेक्सुअल हैं वो रूट है, स्टेम है, लीफ है और मतलब ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके बाद जो सेक्सुअल पार्ट्स है वो ऊपर इसके लगा जो फ्लावर है। अब वो फ्लावर जो है वो क्या करते हैं जी, बाद में सीज़न के एंड पे जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद प्लांट की लाइफ ख़त्म हो जाती है, इतनी ही लाइफ होती है। सीजनल प्लांट ना एक सीज़न के अंदर एक होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन ये बेटा हम ना नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर 5 जो है मियोसिस माइटोसिस वो कंप्लीट इसी की डिस्कशन है, उसमें हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स ये होता है कि पोलन ग्रेन जो है ना वो एंथर से स्टिग्मा तक और उससे ओवरी तक चले जाएं, तो इस अमल को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। गैमेट्स का आपस में मिलना ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है इन सिंपल वर्ड्स। वहाँ पे हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन मियोसिस माइटोसिस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा फसी आप जो है ना सर मैंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की, कुछ डेफिनेशन। जी बेटा फसी आपके लिए ये है कि आप ना प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, वो हमारे साइट के ऊपर यहाँ पर पड़े होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उन लेक्चर्स को आप सुने, उसमें ऑल डेफिनेशंस मार्क हैं। अगर इन केस आपको लगता है कि कोई रह गई है तो आप फिर मुझसे क्वेश्चन, इस तरह सारे चैप्टर की तो इसी टाइम के अंदर लगाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्रॉग है, साइंटिफिक नेम राना टेग्रीना। ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है बायोलॉजी के अंदर, 10th क्लास के एंड पे आपका हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉग की। साइंटिफिक नेम जो है इसका राना टेग्रीना है और ये भी इसी तरह इसकी बेसिस वही है कि साइंटिफिक नेम। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लांट्स का हो गया, ये अब इन एनिमल्स। अच्छा जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स? एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। What is the major difference between animals and plants? Only one major difference between animal and plant is plants are basically autotroph. They can prepare their food by own in the presence of sunlight, and in case of animals they are heterotroph. They cannot prepare their food by its own. वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये आपको मैंने मेजर डिफरेंस बता दिया कि ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ये फिर इसके अलावा भी और बहुत सारे डिफरेंस हैं इसके अंदर कि प्लांट्स जो है वो लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, जबकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, ये भी डिफरेंस है। और इसके अलावा और भी बहुत से, प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं, एनिमल ग्लूकोज यूज़ करते हैं, प्लांट भी यूज़ करते हैं, मतलब और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाए जब हम ज़्यादा डीपली से देखते हैं, ठीक है। लें जी मलिक आप क्या कह रहे हैं सर आज का, व्हाट इज़, मुझे समझ नहीं है, दोबारा से रिपीट कर दें। अच्छा जी हम इसकी बात कर लेते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। ऑल ऑफ द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। इसका लिखें जी ज़रा। एपिथेलियल बाहर वाले, स्किन के बाहर वाले इंटरनल ऑर्गन के जो आउटर टिश्यूज हैं उन्हें भी हम एपिथेलियल्स ही कंसीडर करते हैं। आपके मैसेज रुके हुए थे, अभी आए हैं, जल्दी से। जी बेटा टेस्ट ऑनलाइन होगा। जी बेटा बिल्कुल अनस आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एनिमल जो है वो खुद अपनी फूड तलाश करते हैं, जबकि प्लांट्स जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। जी बेटा शुक्रिया, ये बहुत आसान है, अगर आपको समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। जो समझ ले, जिसे आ जाए उसके लिए आसान है, जिसके लिए नहीं समझ आई, नहीं पता चला, नहीं याद किया, उसके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बात करते हैं। बच्चे के मार्क नहीं करवाया,
डिस्क्राइब द मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फिर आपने डायग्राम भी बना दें तो अच्छी बात है। अगर शॉर्ट आए तो फिर आप जस्ट डेफिनेशन और एक एग्जांपल लिखते हैं, 2 एग्जांपल लिखते हैं, उसमें आप ह्यूमन बीइंग भी एग्जांपल ले सकते हैं। जितनी आपको मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं चलते फिरते, सारे इंसानों के नाम ना लिख देना, मतलब उसमें आप गधा भी लिख सकते हैं, उसमें आप घोड़ा भी लिख सकते हैं, आप वो आपकी चॉइस है आप क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। एपिथेलियल के बाद है जी आपके ग्लैंडुलर टिश्यूज़। जो ग्लैंडुलर्स हैं, ग्लैंड जिसे बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ना, जिस तरह स्टमक है, यहाँ पे स्टमक है, अब स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ना डिफरेंट किस्म के जूसेस, डिफरेंट किस्म का लिक्विड मटेरियल आता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, वो ग्लैंड्स बनाते हैं। स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कोई लिक्विड मटेरियल या कुछ ऐसी सेक्रेशन या कोई ऐसा चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो डाइजेशन में या किसी और काम में हेल्प आउट कर रही है, उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज, तमाम बॉडी जितनी हमारी काम कर रही है, हिलना जुलना, तमाम किस्म का ये मसल्स हमारे काम कर रहे हैं, तो ये मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नर्वस टिश्यू। जितनी आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन है ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक, मतलब ये यहाँ पे आपको कभी अपने टीचर से स्टिक पड़ी होगी शायद लाइफ में, फ़ौरन से दर्द होना, पेन होना शुरू हो जाती है। वो क्या है कि आपके सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से सेंस कर रहे होते हैं कि हाँ जी यहाँ पे क्या वकूअ पजीर हुआ है, ठीक है। तो अच्छी बात है। मलिक मोहम्मद स्टक हो रही है वीडियो, चलें देख लेते हैं इसे। अपना नेट कनेक्शन भी आप चेक किया करें, हम पे ना टोटल इल्ज़ाम लगा दिया करो भाई, तो कोशिश किया करें आपका नेट कनेक्शन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए ताकि लाइव स्ट्रीमिंग में आप एड अप हो सके। सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। ये लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूँ और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। फ्रॉग की जो है ना हम डाइसेक्शन करते हैं। डाइसेक्शन क्या होता है जी? डाइसेक्शन, ठीक है जी, डाइसेक्शन। यू आर प्लेइंग, व्हाट इज दिस? डाइसेक्शन जो है, हम उसकी जो एनाटॉमी है ना, याद करें ज़रा, फर्स्ट सेकंड पेज के ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। अब उसकी जो फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी जो है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वो तो इंसान से बिल्कुल नहीं मिलता। फ्रॉग कहाँ, पानी में रहने वाला, कहाँ हम इंसान, ठीक है। तो लेकिन इसकी अगर हम एनाटॉमी की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्ट बेटा ये लेक्चर्स के बाद होता है, वो आपको टाइम शेड्यूल वगैरह ना सारा बताया जाएगा, बता दिया गया होगा। तो वो आप मतलब आपका जो टेस्ट शेड्यूल है ना वो भी अपलोड हो जाता होता है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, वो जो भी है वो आपको टीचर असिस्टेंट जो है वो गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एनाटॉमी है ना फ्रॉग की, वो हमारे साथ बिल्कुल मिलती जुलती है। मतलब इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, मसल्स हैं, ठीक है, और बाकी ग्लैंड्स हैं इसके, और जितने भी इसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल तकरीबन सेम होते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह, इंसान की तरह के। तो इसको इसलिए देखें, इंसान की जान बड़ी कीमती होती है। हम प्रैक्टिकल वर्क के लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो डॉक्टर बनते हैं, आप भी ज़ाहिर है ऑब्वियसली बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप एपिथेलियल टिश्यूज़ बेटा स्किन के ऊपर वाले एपिथेलियल टिश्यूज़ कहलाते हैं। जितने इंटरनल बॉडी ऑर्गन हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन, उसके जो अंदर वाले आखिरी सेल्स हैं ना, एपिथेलियल टिश्यूज़ कहा जाता है, ठीक है जी। तो एक इंसान की ज़िंदगी बहरहाल बहुत कीमती है। वो कहा जाता है कि इंसान की इज़्ज़त और हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज़्यादा है। कोई हदीस है या कोई इस तरह की है, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन है सही कोई इस तरह का मफहूम जिसका ये है। तो वो भी आप जो है मैं आपको बता रहा हूँ। साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर बेटा कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और कल आप लोगों ने, तमाम बच्चों ने चैप्टर्स को कम्प्लीटली रीड करना है, प्रीवियस लेक्चर भी सुन लेने हैं, ताकि कहीं पे कोई क्वेश्चन है, आपका कोई इशू है तो आपका सॉल्व हो जाए, आप मुझसे क्वेश्चन कर लें। चैप्टर को पढ़ना है, प्रीवियस लेक्चर भी सुनने हैं। ये नहीं हो कि बच्चे कहते कि सर शुरू से शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है एक लेक्चर में, तो मतलब इन शॉर्ट ही हो सकता है। मैं तो मतलब कोशिश करूँगा पूरी, मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ भी आप पूछें उसे मैक्सिमम डिस्क्राइब किया जाए, अच्छे से उसे बताया जाए, ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ सकें, ठीक है। नहीं बेटा, ग्लैंड्स और टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल और होते हैं। इसका हम ना आई थिंक 4th चैप्टर के अंदर, या हाँ 4th चैप्टर के अंदर कम्प्लीटली डिस्कशन है इसकी, तो वहाँ पे हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हम बात करें थे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी जो है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो बहुत ज़्यादा रिलेट होता है ह्यूमन के साथ। तो आप प्रैक्टिकल करने के लिए
मतलब ज़ाहिर जिससे डॉक्टर बनना है पहले उसको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गन कहाँ है। उसे क्या किडनी का ऑपरेट करना है, वो दिल निकाल के बैठा हो बंदा कि हाँ जी यहाँ पे किडनी होता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इंसान की जान बड़ी कीमती होती है, तो इसलिए पहले हम एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कराते हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद उनके हवाले इंसान किया जाता है। और वो भी कोई डेड बॉडीज़ होती हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर कोई इस तरह जिससे परमिशन ली जाती है कि हाँ जी कि आप या उनके जो वरसा होते हैं उनसे कि आप जो है वो इसको सपोर्ट कर सकते हैं इंसानियत की फ़लाह के लिए। मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई इंसान उससे सीखता है, ठीक है तो उससे सीखता है और आगे जाके वो किसी इंसान की जान बचा देता है। आपकी जान तो जानी थी, आपकी जान चली गई, इसके बाद आपके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वर्क हो गया और उससे किसी और की जान बच गई हो सकता है अल्लाह पाक इस वजह से, इस रीज़न की वजह से आपको जो है वो बख्श दे, अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर दे, पॉसिबल इज़ दैट, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह के जानदार जो फ्रॉग है, रैबिट है, माइस है, माइस जो है ये कंप्यूटर वाला माउस नहीं है, ये दूसरा होता है वाइट कलर का, उसके ऊपर हम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं मेडिसिन वगैरह का और इसी तरह का, क्योंकि ये तो नहीं ना मेडिसिन बनाई पहले इंसान को दे दी वो ठीक होने के बजाय अल्लाह के पास पहुंच जाए, तो इस तरह हम नहीं कर सकते, इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हम देखेंगे क्योंकि माइस जो है ना उसकी भी एनाटॉमी रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग ही है तकरीबन काफ़ी हद तक, तो उसको भी इसी तरह से डील किया जाता है, तो उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उससे फिर जो है वो हम आगे फिर ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये फ्रॉग के बारे में थोड़ा सा था कि इसकी एनाटॉमी जो है वो तकरीबन मिलती जुलती ही है। प्रोफेशंस रिलेटेड टू व्हाट डू यू क्या कह रहे सबा प्रोफेशन रिलेटेड टू बायोलॉजी, ओके अच्छा जी बेटा, तो आज का हमारा लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ, तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। चैप्टर आपने रीड करना है, प्रीवियस लेक्चर भी आपने सुनने हैं, और जो कोई क्वेश्चन आपका रह जाएगा वो हम कल डिस्कस करेंगे, प्लस एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, प्लस एक्सरसाइज, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और वो कुछ जो आप कहेंगे काम बहुत है लेकिन फिर भी ऑब्वियसली हम करेंगे, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ें आपको प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं मिलेंगी वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे न्यू आए हैं ख़ास तौर पर उनके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे